कभी गौर किया है कि कैसे एक ही मीटिंग से निकलकर दो लोग बिल्कुल अलग अलग नतीजे निकालते हैं? एक को लगता है कि प्रोजेक्ट खतरे में है और दूसरा दूसरा उसी बातचीत में एक नया मौका देख लेता है। हाँ बिल्कुल। जानकारी तो दोनों के पास एक ही थी, पर दोनों के सोचने का जो फ्रेमवर्क था, उन्होंने बिल्कुल अलग दुनिया बना दी। और यही यही आज की हमारी बातचीत का केंद्र है। ये इस बारे में नहीं है कि किसके पास कितने तथ्य हैं, नहीं, बल्कि यह है कि हम उन तथ्यों को आपस में जोड़ते कैसे हैं। ज्यादातर लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं, पर कुछ ही लोग उस जानकारी से समझ बना पाते हैं। बिल्कुल। और आज हम जिन विचारों पर बात करने वाले हैं वो इसी कला के बारे में है। कैसे अपनी भावनाओं, अपनी पुरानी धारणाओं और बाहरी शोर से ऊपर उठकर साफ साफ सोचा जाए। इसका मूल सिद्धांत बहुत सरल है, भावनाओं से हटकर तर्क और विवेक से सोचना। और इस चर्चा का मकसद भी यही है, ये समझना कि हमारी सोच में वो कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमसे बड़े बड़े गलत फैसले करवा देती हैं। अच्छा। अगर हम अपनी सोच की प्रक्रिया को ही सुधार लें तो करियर, रिश्ते, पैसे, सब कुछ, जीवन का हर पहलू अपने आप बेहतर होने लगता है। ये एक स्किल है, कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं। तो फिर चलिए इस स्किल को परत दर परत खोलते हैं। विवेकपूर्ण सोच की बुनियाद को समझने के लिए मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले उस जाल को समझना होगा जिसमें हम सबसे आसानी से फंसते हैं, जिसे सोशल प्रूफ कहते हैं। हाँ, अगर सब कर रहे हैं तो सही ही होगा। ये इंसानी दिमाग का एक बहुत पुराना शॉर्टकट है। हजारों साल पहले ये हमें बचाने के काम आता था। अगर सब एक दिशा में भाग रहे हैं तो शायद शेर आया है, तुम भी भागो। सही बात है, लेकिन आज की दुनिया में यही शॉर्टकट हमें गुमराह करता है। इन लेखों में एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है, वो 2000 के दशक की शुरुआत का .com बबल। हाँ, जब हर कोई इंटरनेट कंपनियों में पैसा लगा रहा था, चाहे उस कंपनी का कोई बिजनेस मॉडल हो या ना हो। कुछ भी नहीं। मेरे एक दूर के रिश्तेदार ने अपनी सारी बचत एक ऐसी कंपनी में लगा दी थी जो ऑनलाइन पालतू जानवरों का खाना बेचती थी। उनका तर्क बस इतना था, अरे भाई हर कोई तो लगा रहा है। और नतीजा हम सब जानते हैं, ज्यादातर कंपनियां डूब गईं और लाखों लोगों का पैसा भी। अब यहाँ एक विवेकपूर्ण विचारक क्या करता? वो भीड़ के पीछे भागने की बजाय कुछ बुनियादी सवाल पूछता। जैसे कि इस कंपनी की असली कमाई कहाँ से हो रही है? क्या ये भविष्य में भी पैसा कमा पाएगी? इस इंडस्ट्री का भविष्य क्या है? इन सवालों के जवाब शायद उतने रोमांचक नहीं थे, रातों रात अमीर बनने के सपनों जैसे। हाँ बिल्कुल, लेकिन वे सुरक्षित थे। तो विवेकपूर्ण सोच का पहला कदम है भीड़ की बुद्धिमानी पर आंख बंद करके भरोसा ना करना, बल्कि सवाल पूछना। और यहीं से दूसरा और शायद सबसे जरूरी सवाल आता है जिस पर हमारे स्रोत बहुत जोर देते हैं, मकसद। मैं ये सोच भी क्यों रही हूँ? ये इतना बुनियादी सवाल है कि हम इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। हम सीधे क्या और कैसे पर कूद जाते हैं। मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए, मुझे बिजनेस कैसे शुरू करना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं पूछते मुझे ये कोर्स क्यों करना है, या मैं बिजनेस क्यों करना चाहती हूँ। बिल्कुल, जैसे वो लड़का कहता है मुझे पैसा चाहिए, ये एक इच्छा है, लेकिन जब हम क्यों पूछते हैं तो असली मकसद सामने आता है। हाँ। एक कहता है मुझे पैसा सुरक्षा के लिए चाहिए, ताकि कल को नौकरी चली जाए तो मैं अपने परिवार को संभाल सकूं। दूसरा कहता है मुझे पैसा आजादी के लिए चाहिए, ताकि मैं दुनिया घूम सकूं। दोनों का क्यों कितना अलग है। बहुत अलग है। और देखिए, पहले व्यक्ति के लिए शायद एक सुरक्षित निवेश और अच्छी नौकरी ज्यादा मायने रखती है, दूसरे के लिए शायद एक ऐसा बिजनेस बनाना सही रहेगा जिससे वो कहीं से भी चला सके। जब आपका क्यों साफ होता है तो आपके फैसले अपने आप सही दिशा में जाने लगते हैं। बिना मकसद के सोचना वो एक ऐसी नाव चलाने जैसा है जिसमें पतवार ना हो। हाँ, आप कहीं पहुंचेंगे जरूर, पर शायद वहां नहीं जहां आप जाना चाहते थे। सही बात है। मकसद साफ होने के बाद जो अगला औजार हमारी सोच को धार देता है वो है सही सवाल पूछने की कला। इन लेखों में एक बहुत शक्तिशाली विचार सामने आता है, जवाब की गुणवत्ता आपके सवाल की गुणवत्ता से तय होती है। बिल्कुल। हम अक्सर ऐसे सवाल पूछते हैं जो हमें एक बंद गली में ले जाते हैं, जैसे मेरी किस्मत ही खराब क्यों है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई रचनात्मक जवाब नहीं है, ये सिर्फ आपको एक विक्टिम या पीड़ित महसूस कराता है। अच्छा, तो इसकी जगह एक बेहतर सवाल क्या हो सकता है? एक बेहतर सवाल होगा, इस स्थिति में कौन सी एक चीज है जो मेरे नियंत्रण में है। अच्छा। या मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूं ताकि भविष्य में ये गलती दोबारा ना हो। देखिए, सवाल बदलते ही आपकी सोच की दिशा बदल जाती है। आप पीड़ित की जगह एक सीखने वाले की भूमिका में आ जाते हैं। बिल्कुल। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जमाना है। हर रोज कोई ना कोई मैसेज आता है, ये वाला स्टॉक अगले महीने 2 गुना हो जाएगा, पक्की खबर है। हाँ, और अक्सर ये
पक्की खबर किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार से आती है जिस पर हम भरोसा करते हैं। सही। यहाँ पर हमारी सोच एक और जाल में फंसती है जिसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। कन्फर्मेशन बायस। क्योंकि हम उस दोस्त पर भरोसा करना चाहते हैं, हम उन सभी सबूतों को ढूंढने लगते हैं जो उसकी बात को सही साबित करें, और उन सभी चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हैं जो उसे गलत साबित कर सकती हैं। ढूंढ रहे होते हैं। तो एक विवेकपूर्ण विचारक इस स्थिति में क्या करेगा? वो अपनी भावनाओं को एक तरफ रखेगा और एक जासूस की तरह सोचेगा। पहला सवाल, इस जानकारी का स्रोत क्या है? क्या ये किसी विशेषज्ञ का विश्लेषण है या सिर्फ एक अफवाह? दूसरा, डेटा क्या कहता है? कंपनी के पिछले 5 साल के रिकॉर्ड देखो। तीसरा, विपरीत दृष्टिकोण क्या है? उन विशेषज्ञों को पढ़ो जो कह रहे हैं कि ये स्टॉक नहीं चलेगा, उनकी दलील क्या है? जब आप दोनों पक्षों को सुनते हैं तभी आप एक संतुलित फैसला ले पाते हैं। बिल्कुल। तो अधूरी या एक तरफा जानकारी पर आधारित कोई भी निर्णय, चाहे वो कितना भी आकर्षक लगे, भविष्य में नुकसान की गारंटी है। ये बात समझ में आती है। लेकिन कई बार जानकारी तो हमारे पास होती है, पर हमारी सोच का जो मूल ढांचा है वही गलत होता है। रिसर्च में इसे अवधारणाएं या कॉन्सेप्ट्स कहा गया है। हाँ, ये वो गहरे विचार हैं जिनसे हम दुनिया को देखते हैं। बिल्कुल। जैसे समाज में एक बहुत गहरी अवधारणा है, कामयाबी का मतलब है पैसा और पद। ये एक विचार है, कोई प्राकृतिक नियम नहीं। लेकिन अगर किसी ने इस अवधारणा को बिना सवाल किए अपनी जिंदगी का सच मान लिया तो क्या होगा? वो शायद पूरी जिंदगी ऐसी नौकरी करती रहेगी जिससे उसे नफरत है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें पैसा और पद है। वो अपने स्वास्थ्य, अपने रिश्तों, अपनी मानसिक शांति सबको दांव पर लगा देगी। और शायद 40-50 की उम्र में उसे एहसास होगा कि वो एक ऐसी सीढ़ी पर चढ़ गई जो गलत दीवार पर लगी थी। यही अवधारणाओं की ताकत है। वे अदृश्य होकर हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। एक विवेकपूर्ण विचारक इन मूलभूत अवधारणाओं पर भी सवाल करता है। वो पूछता है, मेरे लिए कामयाबी का असली मतलब क्या है? शायद उसके लिए कामयाबी का मतलब है अपने समय पर नियंत्रण होना, या रचनात्मक काम करना, या दूसरों की मदद करना। जब आप अपनी अवधारणा बदलते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। हर अवधारणा से ही जुड़ी एक और बहुत खतरनाक चीज है जिस पर इन लेखों में काफी जोर दिया गया है, और वो है हमारी मान्यताएं या अजम्पशंस। ये वो कहानियां हैं जो हम खुद को सुनाते हैं बिना किसी सबूत के, जैसे मुझसे बिजनेस नहीं होगा, या मैं क्रिएटिव नहीं हूं, या अब सीखने की उम्र निकल गई। और खतरनाक बात यह है कि ये मान्यताएं अक्सर सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती हैं। वो खुद को सच साबित कर लेती हैं। हाँ, अगर आप मानते हैं कि आपसे बिजनेस नहीं होगा तो आप कभी कोशिश ही नहीं करेंगे, और क्योंकि आपने कोशिश नहीं की तो आप कभी सफल नहीं होंगे, जो आपकी मूल मान्यता को और पक्का कर देगा। ये एक दुष्चक्र है। लेकिन क्या हर मान्यता पर सवाल उठाना मुमकिन है? ये तो बहुत थका देने वाला काम होगा। कुछ मान्यताएं तो जरूरी होती हैं, जैसे सड़क पार करते हुए दोनों तरफ देखना चाहिए। हाँ। हम हर चीज को शून्य से तो नहीं परख सकते, कहाँ पर लकीर खींची जाए? बहुत अच्छा सवाल है। हमें हर मान्यता पर सवाल नहीं करना है, हमें सिर्फ उन मान्यताओं पर सवाल करना है जो हमें सीमित करती हैं। लिमिटिंग बिलीव्स। हाँ, जिन्हें लिमिटिंग बिलीव्स कहते हैं। और इसका तरीका बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली है। अपनी हर उस मान्यता के सामने जो आपको छोटा या कमजोर महसूस कराती है, बस एक सवाल पूछिए, इसका सबूत क्या है? क्या इस बात का कोई ठोस अकाट्य सबूत है कि मैं क्रिएटिव नहीं हूं? या क्या ये सिर्फ एक कहानी है जो मैंने खुद को सुना रखी है? बिल्कुल। और 99% मामलों में आपको पता चलेगा कि इन मान्यताओं के पीछे कोई सबूत नहीं है, सिवाय शायद बचपन के किसी एक घटना के या किसी की कही हुई एक बात के। जब आप सबूत मांगते हैं तो ये मान्यताएं ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं। तो अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाना एक तरह से अपनी सोच की नींव को मजबूत करना है, लेकिन इस मजबूत नींव पर फैसले की इमारत कैसे खड़ी की जाए, अक्सर वहीं पर हम लड़खड़ा जाते हैं। बिल्कुल। खासकर जब हम जल्दबाजी में किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं। हाँ, दिमाग हमेशा खाली जगह को भरना चाहता है। जानकारी में जहां भी कोई गैप होता है, हमारा दिमाग अपनी कहानी से उसे भर देता है। स्रोत में बॉस वाले उदाहरण को ही लें। बॉस ने फोन नहीं उठाया, यह सिर्फ एक तथ्य है। इसके 100 कारण हो सकते हैं। वो मीटिंग में हो सकता है, गाड़ी चला रहा हो सकता है, उसका फोन साइलेंट पर हो सकता है। लेकिन हमारा दिमाग सबसे नकारात्मक कहानी चुनता है। वो मुझे नजरअंदाज कर रहा है, मेरी नौकरी खतरे में है, और हम उस कहानी पर यकीन करके पूरा दिन चिंता में बिता देते हैं। कितनी आम गलती है। बहुत आम। आजकल तो ये टेक्स्ट मैसेज के साथ और भी ज्यादा होता है। किसी ने आपके लंबे मैसेज का जवाब ओके में दे दिया और हम सोचते हैं ये नाराज है,
इसे मनोविज्ञान में फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कहते हैं। अच्छा। हम दूसरों के व्यवहार को उनकी परिस्थिति के बजाय उनके चरित्र का दोष मान लेते हैं। यहाँ विवेकपूर्ण सोच का नियम है तथ्यों और व्याख्याओं के बीच के अंतर को समझना। तथ्य ये है कि बॉस ने फोन नहीं उठाया, व्याख्या ये है कि वो आपको नजरअंदाज कर रहा है। हमेशा अपनी पहली व्याख्या पर संदेह करें, रुकें और सोचें कि इसकी और क्या-क्या संभावित वजह हो सकती हैं। ये धैर्य का अभ्यास है और फैसले लेते समय सिर्फ वर्तमान ही नहीं, भविष्य के बारे में सोचना भी उतना ही जरूरी है। रिसर्च में इसे परिणाम या इम्प्लीकेशंस कहा गया है। हाँ। अपने हर फैसले के दूरगामी परिणामों को देखना। हाँ, हम अक्सर तात्कालिक फायदे या नुकसान को देखते हैं, जैसे आज एक केक खाने में बहुत मजा आएगा, ये पहला परिणाम है। लेकिन अगर हम हर रोज केक खाएंगे तो दूसरा परिणाम होगा वजन बढ़ना और तीसरा परिणाम हो सकता है बीमारियां। एक अच्छा विचारक हमेशा दूसरे और तीसरे स्तर के परिणामों के बारे में सोचता है। तो कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले, चाहे वो नौकरी बदलना हो या घर खरीदना, खुद से ये पूछना चाहिए, इस फैसले का 1 महीने बाद क्या असर होगा, 1 साल बाद और 5 साल बाद। बिल्कुल, ये एक मानसिक टाइम मशीन की तरह है जो आपको भविष्य में ले जाकर आपके आज के फैसलों का नतीजा दिखाती है। सही। ये हमें छोटे मोटे लालच और डर से ऊपर उठकर बड़े और बेहतर फैसले लेने में मदद करती है। और इस प्रक्रिया का जो आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली हिस्सा है वो है अलग अलग नजरियों से सोचना, जिसे पॉइंट ऑफ व्यू कहा गया है। हाँ। यानी सिर्फ अपनी नजर से मत देखो। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसे असल में कैसे किया जाए? चलिए एक मौजूदा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी वर्क फ्रॉम होम खत्म करके सबको ऑफिस बुलाने की पॉलिसी लाती है। ठीक है। अब इस एक फैसले को अलग अलग नजरियों से देखते हैं। सीईओ के नजरिए से, मुझे डर है कि दूर से काम करने पर कंपनी का कल्चर और इनोवेशन खत्म हो रहा है, सबको साथ लाना जरूरी है। एक मैनेजर के नजरिए से, मेरी टीम के कुछ लोग तो खुश हैं पर कुछ बहुत नाराज हैं, मुझे बीच का रास्ता निकालना होगा ताकि टीम का मनोबल न गिरे और काम भी होता रहे। ये भी एक मुश्किल है। एक युवा कर्मचारी जो शहर में अकेला रहता है, उसके नजरिए से, बहुत अच्छा हुआ, मैं घर पर अकेले काम करके थक गया था, ऑफिस में लोगों से मिलना जुलना होगा। सही बात है। और एक ऐसी कर्मचारी जिसके छोटे बच्चे हैं, उसके नजरिए से, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मेरा आने जाने में 3 घंटे लगेंगे, बच्चों की देखभाल और घर का काम कैसे मैनेज होगा। वाह, एक ही फैसला लेकिन 4 अलग अलग लोगों के लिए उसके 4 बिल्कुल अलग मतलब हैं। और चारों अपनी अपनी जगह सही हैं। हाँ, यही विवेकपूर्ण सोच की खूबसूरती है। ये आपको ये समझाती है कि दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ये ग्रे है। एक अच्छा विचारक किसी भी समस्या पर अपना मत बनाने से पहले उस समस्या से जुड़े हर व्यक्ति के जूते में पैर डालकर देखने की कोशिश करता है। नियम ये है, आप जितने ज्यादा दृष्टिकोणों को अपनी सोच में शामिल करेंगे, आपकी समझ उतनी ही गहरी और आपका समाधान उतना ही मजबूत होगा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक विवेकपूर्ण विचारक की कुछ आदतें साफ नजर आती हैं। वो अपनी भावना से पहले तर्क को रखती है। वो किसी की राय को सच मानने से पहले सबूत मांगती है। वो किसी भी नतीजे पर कूदने से पहले रुककर अलग अलग नजरियों से सोचती है और वो अपने हर फैसले के दूरगामी परिणामों का अंदाजा लगाती है। और अंत में इन सभी लेखों का सार एक ही शक्तिशाली विचार में छिपा है, दुनिया आपको नियंत्रित नहीं करती, आपकी सोच करती है। हमारी बाहरी परिस्थितियां चाहे जो भी हों, उन परिस्थितियों का मतलब क्या निकालना है, ये हमेशा हमारे हाथ में होता है। अगर हम अपनी सोच की गुणवत्ता को सुधारते हैं तो हमारा जीवन अपने आप बेहतर होने लगता है। ये एक बहुत ही मजबूत और उम्मीद देने वाला विचार है। आज की हमारी पूरी बातचीत इसी पर केंद्रित थी कि कैसे एक व्यक्ति अपनी सोच को बदलकर अपना जीवन बदल सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल है जिस पर हमारे श्रोताओं को विचार करना चाहिए। क्या होता है जब एक पूरा समूह या एक पूरी कंपनी या एक पूरा समाज इस तरह से विवेकपूर्ण ढंग से सोचना शुरू कर दे? वो कौन सी बड़ी बड़ी सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं हैं जिनका समाधान हमें आज असंभव लगता है, लेकिन अगर हम सब मिलकर अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर सबूतों के आधार पर और एक दूसरे के नजरिए को समझकर सोचना शुरू करें तो शायद वो समस्याएं अचानक हल करने लायक हो जाएं।